गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्क बाय वेरिएबल फोर्स। ये हमारा वर्क बाय वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला है, जिसमें dr का मतलब है डिस्प्लेसमेंट। dr का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, f फोर्स है ही जिसका हमें वर्क निकालना है, और थीटा जो है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल है। तो ये वर्क डन को हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी दूसरा फॉर्मूला इसी तरह से, अगर फोर्स हमें वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, आई जे और के की टर्म में डिस्प्लेसमेंट भी दे रखा है, तो हम इस फॉर्मूले से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसमें क्या भाई कंडीशन होती है, कई बार है ना फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं दे रखा होता है, जेड कंपोनेंट नहीं दे रखा होता, तो हम इस तरह से वर्क को ये भी लिख सकते हैं इंटीग्रेशन fx into dx के बराबर, और यहां से वर्क कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इस पर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जब तक आप इसको नोट कर लें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें वर्क निकालना है। अब देखो बच्चे ये बताओ, ये जो फोर्स है ये वेरिएबल है या कांस्टेंट? तो वेरिएबल यहाँ जो x फंक्शन है, x तो वेरिएबल होता है ना, तो ये फोर्स कैसा है? वेरिएबल फोर्स है। अब देखिए इस क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन करना है, वेरिएबल फोर्स है तो वर्क डन हम किस तरह से निकालेंगे? देखिए वर्क डन का ये फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं। अब इसमें जो i का कोफिशिएंट है, i के साथ जो मल्टीप्लाई में है, वह फोर्स का x कंपोनेंट है। तो इस क्वेश्चन में फोर्स का x कंपोनेंट हमें क्या दे रखा है? 2x। सिमिलरली y कंपोनेंट कितना गिवन है? y², और z कंपोनेंट हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? -3। ये हमें दे रखा है। अब ये तीनों वैल्यूज यहां रखकर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो वर्क क्या होगा? इंटीग्रेशन ये एक्सप्रेशन आया, ये लिख दिया। अब देखो इसको इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे, यहां इसका इंटीग्रेशन करना है। यहां हमने इसका इंटीग्रेशन कैसे किया? टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। x का इंटीग्रेशन करूंगा, x की पावर 1 है, x की पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+2 फॉर्मूला होता है, तो x की पावर 2 अपॉन, सिमिलरली y² का y की पावर 3/3, 3 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। और डेल्टा z का इंटीग्रेशन होगा z, जैसे डेल्टा x होता है उसका x होता है, डेल्टा t का t होता है, उसी तरह से डेल्टा z का इंटीग्रेशन z होगा। अब हमें वर्क निकालना था इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, तो इसकी लिमिट जो रखेंगे हम यहां ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक लिखेंगे। तो यहां नीचे जो लिमिट आएगी वो ए पॉइंट की आएगी, ऊपर लिमिट बी पॉइंट की आएगी। अब ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट मुझे क्या दे रखे हैं? 1, 2, 3, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं -1, 4, 7। अब इसमें लिमिट रखकर आंसर निकाले हम, तो देखिए आंसर कैसे कैलकुलेट होगा।
देखो हम जब अपर लिमिट रखेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट में कैसे रखेंगे, x जहां जहां इस इक्वेशन में आ रहा है सब जगह x की जगह -1, y की जगह 4 और z की जगह 7 लिखेंगे। तो ये हमने ऊपर लिखा, यहाँ हमने ऊपर क्या लिखा, जब इस वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो x की जगह तो -1, y की जगह 4 और z की जगह 7, क्योंकि हमारे जो अपर पॉइंट की लिमिट है, अपर पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो इसके बराबर है। फिर जब लोअर लिमिट लिखी तो हम ये जानते हैं पहले अपर लिमिट रखते हैं इंटीग्रेशन में, फिर माइनस साइन लगाते हैं, फिर लोअर लिमिट रखते हैं। तो ये मैंने माइनस साइन लगाया। अब इसी ब्रैकेट में, इस वाले ब्रैकेट में x की लोअर लिमिट रखूंगा और x की लोअर लिमिट क्या है 1, y की लोअर लिमिट 2 और z की लोअर लिमिट 3 के बराबर है। तो ये हमने रखा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। करने सुनो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब देखिए फोर्स हमें ये दे रखा है और वर्क निकालना है। टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम x बराबर 1 टू x बराबर 3। अब हम ये कंसीडर करेंगे, फोर्स केवल x का फंक्शन है, तो हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये पार्टिकल केवल x डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है और x डायरेक्शन में जो इसके कोऑर्डिनेट है 1 से 3 तक चेंज हो रहे हैं। तो अब इसमें वर्क डन का फॉर्मूला इंटीग्रेशन f into dx, x ही चेंज हो रहा है ना, तो x हमारे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x में चेंज लिखेंगे। अब यहां अब देखिए इसका आंसर हम कैसे निकालेंगे, फोर्स इनटू dx, ये वर्क डन का फॉर्मूला है। अब यहाँ जो फोर्स है हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो इसको लिख दिया, और लिमिट क्या होगी, हमें पार्टिकल को डिस्प्लेस करना है x बराबर 1 से 1 3 तक। तो ये इनिशियल है ना, तो ये इनिशियल लिमिट लोअर लिमिट कहलाती है, ये इनिशियल x की वैल्यू। तो 1 से लेकर 3 तक हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे। इस 1 को कहते हैं लोअर लिमिट और 3 को अपर लिमिट। अब इसका इंटीग्रेशन x की पावर n वाले फॉर्मूले से होगा। सबसे पहले 2x का 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया। x की पावर कुछ नहीं लिखी है, इसका मतलब 1 है। अब n की वैल्यू है और इंटीग्रेशन n x की पावर n प्लस 1, तो यहां से याद है। सिमिलरली इसका इंटीग्रेशन क्या, अब 5 into dx है, तो 5 तो कांस्टेंट है और dx का इंटीग्रेशन x, फिर लिमिट रख दी और पहले अपर लिमिट रखते हैं ना, तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x आ रहा है सबकी जगह क्या लिखेंगे, x बराबर 3। x बराबर 3 लिखने पर ये पहला ब्रैकेट आया। अब उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे, फिर x की जगह लोअर लिमिट रखेंगे। तो इस एक्सप्रेशन में जहां जहां x है उसकी जगह लोअर लिमिट रखी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हमारा आंसर होगा। अपना नेक्स्ट टॉपिक है वर्क बाय स्प्रिंग फोर्स। अब देखो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस x, जहां पर x का मतलब होता है स्प्रिंग के लेंथ में चेंज। जैसे स्प्रिंग को हम इस तरह से बनाते हैं ना डायग्राम में, ये स्प्रिंग। अब स्प्रिंग कांस्टेंट k है, k का मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट है, k कांस्टेंट होता है गिवन स्प्रिंग के लिए, और x जो है स्प्रिंग में एक्सपांशन या कंप्रेशन है। अब एक स्प्रिंग की पोजीशन, मान लो इनिशियल में स्प्रिंग में एक्सपांशन x1 है, ये x1 का मतलब क्या है,
अब देखिए ये जो स्प्रिंग है इसमें इनिशियल में एक्सपांशन और कंप्रेशन x1 के बराबर है, शुरू में इतना एक्सपांशन है कंप्रेशन है। अब हम जो उसका एक्सपांशन को यहां से यहां तक चेंज कर देते हैं, x2 तक ले आते हैं। तो इस प्रोसेस में स्प्रिंग फोर्स का वर्क कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स का वर्क, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, अब x1 से x2 तक ले जाऊंगा तो ये x बदलेगा ना, शुरू में x की वैल्यू x1 है, बाद में x की वैल्यू x2 है। तो इसका मतलब अगर x बदल रहा है तो स्प्रिंग फोर्स बदलने वाला है। स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है और वेरिएबल फोर्स का वर्क इंटीग्रेशन से निकलता है, तो वर्क कैसे निकलेगा, इंटीग्रेशन f dx, इंटीग्रेशन f dx से वर्क निकलेगा। अब इसको क्या लिख सकता हूं, इज इक्वल टू f की जगह माइनस kx लिखा इनटू dx, और लिमिट क्या थी, लोअर लिमिट x1 थी, अपर लिमिट x2 थी। ये इंटीग्रेशन के हमारे स्टेप हुए। अब इसको सॉल्व कैसे करें, माइनस के तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और x की पावर यहां 1 है तो इंटीग्रेशन क्या होगा, ये लिमिट कर दी। तो हमने इंटीग्रेशन क्या किया, लोअर लिमिट x1 अपर लिमिट x2, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। अब इसके बाद ये 2 भी डिफरेंट इससे बाहर आ जाएगा लिमिट से। अब इसमें लिमिट रखना है, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो x की जगह x2 लिखेंगे, लिखा, फिर माइनस लगाया, फिर लोअर लिमिट रखेंगे तो ये आ जाएगा, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन का ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। अब देखिए स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन निकालना हो तो यह है, लेकिन जैसे स्प्रिंग है उसमें इनिशियल में कुछ एक्सपांशन है, अब उसका एक्सपांशन अगर चेंज करना हो तो इसको चेंज करने के लिए मुझे अपने हाथों से स्प्रिंग पर फोर्स लगाना पड़ेगा ना, या कोई दूसरा पर्सन फोर्स लगाएगा। तो ये स्प्रिंग पर जो कोई दूसरा पर्सन फोर्स लगाता है इसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। स्प्रिंग जो फोर्स लगाएगी उसका वर्क हमने यहाँ निकाला, भाई स्प्रिंग के अंदर फोर्स होगा और उसके कारण वर्क होगा। तो स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन यह है, लेकिन स्प्रिंग की लेंथ को चेंज करने के लिए जो कोई एक्सटर्नल पर्सन फोर्स लगाएगा या कोई ब्लॉक फोर्स लगाएगा उसको हम कहेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स होता है नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, नेगेटिव ऑफ वर्क डन, जो भी स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन होगा उसका नेगेटिव, लेकिन इसके लिए कंडीशन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0। इसके लिए कंडीशन है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी 0। अब ये स्टेटमेंट कैसे आया है ये मैं बाद में इस चैप्टर में बताऊंगा। इस चैप्टर में हम बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, और उस वर्क एनर्जी थ्योरम से ये रिजल्ट आता है। तो अभी तो इसको नोट कर लें, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला ये होगा, और इस फॉर्मूले से हम वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स ये लिख सकते हैं ना, स्प्रिंग फोर्स के वर्क डन में तो इनिशियल एक्सपांशन पहले आता है, फाइनल एक्सपांशन बाद में आता है, और एक्सटर्नल फोर्स का वर्क नेगेटिव ऑफ स्प्रिंग फोर्स होता है तो उसमें फाइनल एक्सपांशन पहले आता है और इनिशियल एक्सपांशन बाद में आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है, ये कांसेप्ट आगे 12th वाले टॉपिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे चैप्टर में यूज होता है। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट हमारा रिजल्ट ये है, हमने लिखा कि अगर फोर्स वेरिएबल होता है तो उसका वर्क डन इंटीग्रेशन से निकलता है। मैंने मैथमेटिकल टूल में आपको बताया था जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मतलब होता है एरिया और डिफरेंशिएशन का ग्राफिकल मतलब स्लोप होता है। तो यहाँ वर्क के फॉर्मूले में इंटीग्रेशन आ रहा है, इसका मतलब हम इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया, ग्राफ का एरिया निकालकर भी वर्क निकाल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। अब हम सीखने जा रहे हैं कि वर्क ग्राफिकल मेथड से कैसे कैलकुलेट किया जाता है। देखिए मुझे ये फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ हमें क्वेश्चन में ऐसा दे रखा है मान लो, और वर्क डन निकालना है इस फोर्स का ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक डिस्प्लेस करना है। अब ए पॉइंट पर जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए के बराबर है और वाई को बी पॉइंट पर एक्स कोऑर्डिनेट बी के बराबर है। तो ये जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस है इसके बीच का ये शेडेड पोर्शन का जो एरिया होगा इस फोर्स का वर्क होगा। तो वर्क डन बाय गिवन फोर्स इज इक्वल टू एरिया बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस, और इसको हम कहते हैं ग्राफिकल मीनिंग। इंटीग्रेशन का ग्राफिकल मीनिंग क्या होता है? एरिया होता है। अब इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालेंगे तो वर्क के बराबर होगा इस गिवन फोर्स के कारण। अब इस पर एक एप्लीकेशन, एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन ये है, मुझे क्वेश्चन में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ दे रखा है और वर्क निकालना है टू डिस्प्लेस द पार्टिकल फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर 7। 0 से लेकर 7 तक जो इस एक्सटर्नल फोर्स का वर्क, इस फोर्स का वर्क होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। करें कैलकुलेट। तो क्या आंसर आया अब इस क्वेश्चन का अपना? देखिए अब इसका आंसर निकालने के लिए वर्क निकालना है ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ है, इसका एरिया निकालना है, वो वर्क डन के इक्वल होगा। तो एरिया को हम वर्क डन के इक्वल लिख सकते हैं इस ग्राफ, ये जो ग्राफ है और एक्स एक्सिस इसके बीच का एरिया निकालना है, इस पोर्शन का एरिया निकालना है। अब देखो ये पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, इन तीनों पोर्शन का एरिया निकालना है। मैं मान लेता हूं ये ट्राइंगल बना इसका एरिया A1 है, ये रेक्टेंगल बना इसका एरिया A2 है और इस वाले ट्राइंगल का एरिया A3 है। तो हम ये जो ट्राइंगल बना है इसका एरिया अगर निकालें, इसका एरिया निकाल सकते हैं इजीली। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन निकालने के लिए तीनों का अलग अलग एरिया निकालकर ऐड कर देंगे, ये अपना आंसर होगा। अब पहले वाले ट्राइंगल का एरिया, इस तरह से हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इनटू बेस। अब ये बेस कितना है? ये वाली लेंथ बेस है ना, ये 2 के बराबर है और हाइट जो है 10 के बराबर है। तो ये फर्स्ट पोर्शन का एरिया आ गया। रेक्टेंगल का एरिया होता है, ये वाली लेंथ कितनी होगी इसकी? 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 और ये वाली हाइट हमें 10 दी रखी है, तो 5 - 2 3 × 10। सिमिलरली हमने ट्राइंगल का एरिया, अब तीनों एरिया को ऐड कर देंगे, वो अपना आंसर होगा वर्क डन का। अब देखो कई बार है ना ये ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के नीचे चला जाता है। जैसे मान लो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, पार्शियली फोर्स और एक्स में ऐसा ग्राफ है, ठीक है। यहां पर ये ग्राफ कुछ इस तरह का है, सपोज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन बना लेते हैं अपन, तो ऐसा करते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन, करें इसको सॉल्व। अब देखिए इसके सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पर ये फोर्स वाला ग्राफ कुछ टाइम तक तो फोर्स पॉजिटिव है, कुछ टाइम तक नेगेटिव फोर्स है। अब इसका वर्क अगर निकालना है तो ये वाला जो एक ट्रायंगल बना,
मान लेते हैं इसका एरिया A1 है, ये दूसरा ट्रायंगल बनेगा, इसका एरिया A2 के बराबर है। अब जो ट्रायंगल ऊपर की तरफ बने ना उनका एरिया पॉजिटिव लेंगे और नीचे वाले ट्रायंगल का एरिया नेगेटिव का, तो वर्ग का फॉर्मूला क्या होगा, A1 माइनस A2 के बराबर। अब A1 का एरिया तो हम लिख सकते हैं इजीली हाफ इंटू 3 इंटू 10। अब A2 का एरिया कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पर ये वाली पोजीशन कितनी होगी, यहां पर फोर्स कितना होगा। अब देखिए यहां फोर्स अगर ये वाली हाइट में कुछ मान लेता हूं, सपोज कर लो ये हाइट हमने A मान ली, अब मुझे A की वैल्यू निकालनी, अगर A की वैल्यू आ गई तो सेकंड वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा हाफ इंटू इसका बेस, यहाँ 3 है यहाँ 4.5 कहते हैं, ये रहे तो कितनी हो गई 1.5, तो 1.5 इंटू इस ट्रायंगल की हाइट A। अब मेन इंपोर्टेंट क्या है, हाइट निकालना, हाइट आने के बाद इन दोनों एरिया को सबट्रैक्ट करेंगे, वो वर्ग का आंसर होगा। तो समझ में आया, अगर ग्राफ इस एक्स एक्सिस के नीचे होना तो उसके एरिया को हम सबट्रैक्ट करते हैं, ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव लेते हैं। क्लियर, इस तरह का हमने रेक्टिलिनियर मोशन में भी किया था, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वगैरह निकाली थी, तो वहां भी यही कांसेप्ट हमने यूज किया था। अब देखो ये अगर स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो हम ये कह सकते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर ये वाला एंगल में थीटा कंसीडर करूं तो इधर भी थीटा एंगल होगा। अब इस हाइट को निकालने के लिए इस ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू निकालें, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए ऊपर वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालो, नीचे वाले ट्रायंगल से tan थीटा निकालो, इक्वल कर दो। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर tan है और इसका बेस 3 है, तो tan/3, और यही tan थीटा नीचे वाले ट्रायंगल से निकालूंगा तो उसमें ये परपेंडिकुलर है और ये हाइट तो हमने a अज्यूम कर रखी है, तो a डिवाइडेड बाय 1.5, इससे a की वैल्यू आ गई हमारे पास 2 के इक्वल, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर हमें कई बार क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में ग्राफ दे रखा होता है और उससे हमें वर्क निकालना होता है, तो वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स को लिखा जा सकता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो कांस्टेंट है ना, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। अब देखो अगर यहाँ जो ग्राफ दे रखा होगा, इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, मान लेता हूँ इस ग्राफ का एरिया A है, तो एरिया का मतलब तो इंटीग्रेशन होता है, और इंटीग्रेशन किसका, यहां ग्राफ है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, तो यहां ये लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू, इस ग्राफ का एरिया निकालेंगे, लेकिन एरिया वर्क के बराबर नहीं होगा, एरिया इस क्वांटिटी के बराबर होगा, और ये क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, अब इस ग्राफ का एरिया किसके बराबर होगा, इंटीग्रेशन a dx के बराबर, और इस मास को नीचे ले जाऊंगा तो इसको लिख सकता हूं वर्क डिवाइडेड बाय मास होगा, तो ये इसका एक्सप्रेशन आएगा। अब देखिए कई सारी इस तरह की लैंग्वेज आती है जो हमें क्वेश्चन में समझनी होती है, जैसे कोई भी x फंक्शन है, x की वैल्यू में चेंज को हम डेल्टा x, इस सिंबल को हम बोलते क्या है, इस सिंबल को बोलते हैं डेल्टा x।
और इसका मीनिंग क्या होता है, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज, चेंज इन एक्स, एक्स की वैल्यू में जो चेंज है उसको इस सिंबल से बताते हैं। और चेंज हमेशा क्या होता है, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। तो ये डेल्टा एक्स का मतलब, और डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, इसमें एक्स का मतलब ओरिजिनल वैल्यू ली जाती है। डेल्टा एक्स, एक्स की वैल्यू में चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एक्स, इसका मतलब होगा फ्रैक्शनल चेंज इन एक्स। इस क्वांटिटी का मतलब होगा फ्रैक्शनल चेंज। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज आती है फ्रैक्शनल चेंज, तो उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए, चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू। और इस क्वांटिटी का मतलब एक परसेंटेज का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन एक्स। तो जो फ्रैक्शनल चेंज आया है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट इज कॉल्ड परसेंटेज चेंज, उसको हम परसेंटेज चेंज कहते हैं। अब इस फॉर्मूले में p का मतलब मोमेंटम है ना, मोमेंटम का फॉर्मूला ये होता है। नाउ इसको क्या कहेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। इस क्वांटिटी का मतलब क्या होगा, फ्रैक्शनल चेंज इन मोमेंटम। अब देखो ये फॉर्मूला आप जानते हैं, मोमेंटम m into v, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर, इसको मोमेंटम की टर्म में ये लिख सकते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होगी, और इससे मोमेंटम ये भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा सिंबल। थैंक यू फॉर टुडे।